हेलो गाइज, वेलकम टू काइजन प्लस एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट एनालिसिस के वाइवा में 36 क्वेश्चन तक देखा था। और लास्ट क्वेश्चन था नेम द एनायन डिटेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट से हम कौन से एनायन डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके नाम लर्न कर लीजिए। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलोजन ग्रुप आ गया। देन नाइट्रेट NO3 माइनस, एसीटेट एंड ऑक्जेलेट C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट। तो इतने रेडिकल हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट कर सकते हैं। देन नेम द एनायन विच ऑलवेज टेस्टेड यूजिंग वाटर एक्सट्रैक्ट। ऐसे कौन से रेडिकल है जो हम सिर्फ वाटर एक्सट्रैक्ट यूज करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। वो है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड CH3COO माइनस मीन्स एसीटेट आयन। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड एसीटेट इसको लर्न करेंगे। ये ऐसे रेडिकल है जिसको सिर्फ वाटर एक्सट्रैक्ट यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड। देखो, हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ही हमारी सिलेबस में है और वही आप परफॉर्म करते हैं। बट पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। तो उसका तरीका है, द सॉल्ट इज मिक्स विथ डबल अमाउंट ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सपोज आपका 1 चम्मच सॉल्ट है तो 2 चम्मच सोडियम कार्बोनेट लो पाउडर। देन उसमें 20 ml समथिंग डिस्टिल वाटर ऐड करो, 20 ml डिस्टिल वाटर, और उसको बॉईल करना है। जब वो टोटल सॉल्यूशन रिड्यूस होकर 5 ml हो जाए, यानी कि 1/3 पार्ट बचे, तब तक उसको गर्म करो। उसके बाद फिल्टर कर लोगे तो ये फिल्ट्रेट जो मिला इसको कहेंगे हम SE, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 and SO2 both turn lime water milky. CO2 and SO2 both turn lime water milky. How will you distinguish between them? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 एंड SO2 बोथ लाइम वाटर को मिल्की करते हैं, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि SO2 कौन सा, CO2 कौन सा। तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें आप पास करोगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, तो वो ग्रीन कलर कर देगा। बट CO2 पास करोगे तो देर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट दिखेगी नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन है, NO2 and Br2 both are brown in color. How will you distinguish between them? NO2 Br2 both brown कलर के हैं, तो हम कैसे पता लगाए। तो जैसे SO2 CO2 के केस में पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लिया, ऐसे यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन यूज करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब FeSO4 सॉल्ट लेके उसको डिजोल्व कर दो डिस्टिल वाटर में, तो उसमें NO2 गैस अगर पास करोगे तो वो FeSO4 सॉल्यूशन को ब्लैक कलर में टर्न करेगा। बट Br2 ऐसा कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। 41 क्वेश्चन, कार्बोनेट की टेस्ट कैसे कंफर्म करें कार्बोनेट। बहुत इजी है, ट्रीट विथ डाइल्यूट H2SO4। तो CO2 गैस के एफर-1 मिलते हैं, डाइल्यूट H2SO4 जब ऐड करते हैं तो CO2 गैस के एफर-1 मिलते हैं। दैट मीन्स और वो जो CO2 गैस के एफर-1 मिले, दैट मीन्स कि कार्बोनेट है। और दूसरा, वही गैसेस जो प्रोड्यूस हुआ CO2, उसको लाइम वाटर से पास करो तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। रिएक्शन लिखिए, कार्बोनेट विथ HCl क्या बनाया, CO2 गैस प्रोड्यूस किया। ये CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करो तो कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है। तो लाइम लाइम यानी कि क्विक लाइम्स, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसी को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में एक्सेस CO2 पास करोगे तो शुरू में तो जब CO2 पास किया तो मिल्कीनेस आई, अब एक्सेस में पास किया तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। उसके पीछे का क्या रीजन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाटर सोल्यूबल है। रिएक्शन से पता चलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जो कि प्रेसिपिटेट नहीं है, वाटर सोल्यूबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम गैस अदर देन CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो आगे देखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाउ इज रिंग टेस्ट इज परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बहुत इजी वे है रिंग टेस्ट परफॉर्म करने का, कि सबसे पहले
फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओ। सॉल्ट सॉल्यूशन में वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जैसे कि इसमें आपका ये टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन है, अब उसके अंदर आपको ऐड करना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। ये पहले से OS है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें FeSO4 ऐड किया, देन उसमें सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे टेस्ट ट्यूब की साइड वॉल से, देन द सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, ऐड अलोंग विद द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो डार्क ब्राउन कलर फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ बोथ, बोथ का जंक्शन जहाँ बनेगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हाई डेंस है और FeSO4 लो डेंस है, तो FeSO4 ऊपर आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे जाएगा, और जब दोनों सॉल्यूशन का जहाँ जंक्शन बनेगा वहाँ पर अपने को ब्राउन कलर की रिंग दिखेंगी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाई इज द हॉट रिएक्शन मिक्सचर इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 टेस्ट नॉट थ्रोन इनटू द सिंक। सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें हॉट रिएक्शन मिक्सचर अब टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसको सीधा सिंक में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो उसका रीज़न है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्पॉटिंग ड्यू टू विच सल्फ्यूरिक एसिड में फ्लाई और स्पॉइल क्लॉथ्स एंड में रिजल्ट इन टू सीरियस इंजरी। ये सल्फ्यूरिक एसिड के छांटे अगर उड़ के अपने ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो फैलता है तुरंत, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है विथ वाटर, तो उड़ के सीधे उसके छांटे अगर अपने कपड़ों के ऊपर, स्किन के ऊपर पड़े तो सीरियस इंजरी हो सकती है। दैट्स वाई वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको स्लोली सिंक में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? वैसे तो ऑर्गेनिक का है, बट इनऑर्गेनिक आप यूज करते हो इसको। AgNO3 का NH4OH में सॉल्यूशन, यानी कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट, जो कि यूज होता है एल्डिहाइड की टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है याद रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 50, वाई डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर इन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। अभी डिस्कस किया वही चीज़ को यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या कहा कि H2SO4 बीइंग हैवियर फॉर्म लोअर लेयर, ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने साइड में से H2SO4 डाला था, लेकिन वो पास होके यहाँ लोअर लेयर बना देगा। अब H2SO4 ने यहाँ लोअर लेयर बना दिया, और उसमें पहले से सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड किया हुआ था FeSO4 सॉल्यूशन, बराबर। तो ओनली react only with small quantity of nitrate and FeSO4 at surface, या ऊपर FeSO4 का लेयर होगा, therefore brown ring appear only at the junction of two layer। तो यहाँ पर अपने को ब्राउन रिंग दिखेंगी, ये जंक्शन बनेगा यहाँ पर दोनों लेयर का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पहले तो क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मूला क्या है? तो क्रोमाइल क्लोराइड की फॉर्मूला है CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कब परफॉर्म किए जाते हैं? तो ये क्लोरीन की प्रेजेंट चेक करने के लिए, कन्फर्मेटरी है क्लोरीन की। तो इसमें किया क्या जाता है वो टेस्ट को हम डिटेल में देखते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को थोड़ा अच्छे से। जैसे कि हीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मिक्सचर लेना है यानी कि सॉल्ट का मिक्सचर, उसको हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करो सॉलिड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, डीप ब्राउनिश रेड वेपर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आर फॉर्म। उसमें से अगर ब्राउन कलर की डीप रेड है, रेडिश ब्राउन कलर की वेपर फॉर्म हो रही है, अब वो वेपर जो है, तो पास दिस वेपर इन वाटर, ये वेपर को वाटर में पास करोगे तो येलो सॉल्यूशन बन जाएगा, वो होगा H2CrO4 यानी कि क्रोमिक एसिड। H2CrO4 इज फॉर्म, एड दिस सॉल्यूशन, एड टू दिस सॉल्यूशन NaOH। ये सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ उसमें अपने को क्या ऐड करना है? NaOH एंड एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट, इतनी चीज़ें ऐड करनी है। तो येलो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो तो कंफर्म हो जाएंगे कि क्लोराइड इज गिवन। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड? ये पहले ही करवा दिया, यानी कि CrO2Cl2 इज फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड? ये कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट ब्रोमाइड आयोडाइड की कन्फर्मेटरी टेस्ट है। उसमें करते क्या है कि लेयर टेस्ट भी, इसका दूसरा नाम लेयर टेस्ट है, क्योंकि उसमें लेयर फॉर्म होता है। किस तरह से? तो टू पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऐड डाइल्यूट HCl। Now to this add small amount of carbon disulfide and excess of chlorine water and shake the solution well. So chlorine displaces bromine and iodine from the bromide and iodide, which dissolve in carbon disulfide to produce orange or violet color.
देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले कि मानो आपको सॉल्ट दिया, उसमें बी आर माइनस है, सपोज के बी आर सॉल्ट दिया, उसमें बी आर माइनस है। अब बी आर माइनस को क्लोरीन बी आर टू में ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। यस, तो ब्रोमाइड को क्लोरीन कर रहा है बी आर टू में ऑक्सीडाइज। अब बी आर टू जो बना, ये न्यूट्रल है, ये आयोनिक था बी आर माइनस, तो वो वाटर, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या तो वाटर बेस्ड जो था सॉल्यूशन उसमें डिजोल्व था। अब ये बी आर टू जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होगा, क्योंकि नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर। तो वो जब बी आर टू फॉर्म होगा तो वो चला जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के लेयर में, और वहाँ उसका ब्राउन कलर शो करेगा। देखो रिएक्शन सेम सेम आयोडीन में वायोलेट कलर मिलेगा। देखो के बी आर सी एल टू के साथ रिएक्ट करके के सी एल बना, वो चला गया वाटर के लेयर में, और बी आर टू फॉर्म हुआ ब्राउन कलर का, वो कलर शो करेगा कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जाके डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर है। सेम के आई में से आई को डिस्प्लेस कर दिया सी एल टू ने आई टू में। अब आई टू नॉन पोलर कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अपना वायलेट कलर शो करेगा। ये पहले सिलेबस में जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स था तब आता था, अब वो सिलेबस से निकल गया है पी ब्लॉक एलिमेंट, बट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वाई डू ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? हाँ, क्लोराइड देता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बट ब्रोमाइड आयोडाइड क्यों नहीं देता? उसका रीजन, बिकॉज ऑफ क्रोमाइल ब्रोमाइड एंड क्रोमाइल आयोडाइड कंपाउंड आर नॉट फॉर्म, ये कंपाउंड बनते ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस ब्रोमाइड एंड आयोडीन आर इवॉल्व्ड, ब्रोमाइड ब्रोमीन एंड आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है, बट ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्रोमाइल क्लोराइड जैसे बनता है, ऐसे क्रोमाइल ब्रोमाइड और क्रोमाइल आयोडाइड नहीं बनता। वाई डज आयोडीन गिव अ ब्लू कलर विथ स्टार्च? आपको पता है कि स्टार्च ऐड करो तो आयोडीन, स्टार्च अगर प्रेजेंट हो तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने से ब्लू कलर मिलता है। उसका रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिटवीन आयोडीन एंड स्टार्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल रिएजेंट? ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि JEE में भी इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्हाट इज नेचुरल रिएजेंट? नेचुरल रिएजेंट पता है, एमोनियम की कन्फर्मेटरी के लिए यूज होता है। तो उसकी फॉर्मूला है K2HgI4 टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, कैसा? पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, बराबर। तो ये है नेचुरल रिएजेंट, उसमें मर्क्यूरी +2 है। इट्स प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग मर्क्यूरिक आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, यानी कि HgI2 + Ki सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया जाता है ये वाला रिएजेंट। और इट यूज टू डिटेक्टिंग एमोनिया एंड एमोनियम आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेसिस पर है, आपको तुरंत आ जाएगा आंसर। नेम अ केटायन विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ मेटल, मेटल में से कौन सा केटायन नहीं बनता? आप देखो ऑल केटायन यार मेटल केटायन, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, कोई भी केटायन ले लो जो आपके सिलेबस में है, अदर केटायन कोई भी, सब मेटल के केटायन होते हैं, मेटल के आयन्स होते हैं। बट एमोनियम एक ऐसा आयन है जिसमें नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो एक नॉन मेटलिक केटायन है। व्हाट इज एक्वारिजिया? एक्वारिजिया क्या होता है? इसका यूज भी आता है कन्फर्मेटरी टेस्ट में पॉजिटिव रेडिकल की। तो एक्वारिजिया होता है HCl एंड HNO3 का मिक्सचर। अब देखो कि आपको 20 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें यहाँ 3 है तो यहाँ 3 पार्ट लेना है, ठीक है। HCl और HNO3 का प्रोपोर्शन क्या लेना है आपको? HCl और HNO3 का प्रोपोर्शन आपको 3:1 लेना है, 3:1, यानी कि 15 ml HCl लिया तो 5 ml HNO3 ऐड करो। अगर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो आपने मानो 1 ड्रॉप HNO3 ऐड किया तो 3 ड्रॉप HCl ऐड कर दो, वो एक्वारिजिया बन जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक्वारिजिया क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन रेशियो ऑफ 3:1 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से। What is the name of product obtained when ammonium ion are reacted with natural reagent? ये खास याद रखना, नेचुरल रिएजेंट एमोनियम की कन्फर्मेटरी है। अब वो उसमें ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, तो वो ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मूला क्या है? तो उसका नाम एंड फॉर्मूला दोनों लर्न करना है, मैंने करवाया भाई था क्लास में। जैसे कि बेसिक मर्क्यूरी टू एमिडो आयोडीन, नेचर उसका कैसा है? बेसिक मर्क्यूरी टू एमिडो आयोडीन। देखो HgO
HgO HgNH2I, ये I है, HgO HgNH2I, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी 2, यानी HgO में मर्क्यूरी 2 हो गया, सॉरी HgO में मर्क्यूरी 2 हो गया, और Hg में NH2 माइनस I माइनस, वो भी Hg2 प्लस है, नाम हो गया बेसिक मर्क्यूरी 2 आयोडो एमिडो आयोडीन। वाई इज ओरिजिनल सॉल्यूशन नॉट प्रिपेयर्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ओरिजिनल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाते, ओरिजिनल सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में ही क्यों बनाते हैं? तो इसका रीजन है कि HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डिकम्पोज which on decomposition gives oxygen, and yellow ppt of sulfur is obtained in presence of HNO3 when H2S is passed। जब H2S गैस तो पास करते हैं ग्रुप टेस्ट के लिए, तो जब H2S पास करोगे तो HNO3 ने O2 प्रोड्यूस किया होगा, वो SO2 के येलो प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। रिएक्शन दिखाए H2S प्लस HNO3 क्या देना है, NO2 H2O एंड सल्फर, और सल्फर येलो कलर का होता है, आपको पता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर केटायन नॉट प्रिपेयर्ड इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में तो नहीं बना सकते, दूसरा क्वेश्चन के सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं बना सकते, क्यों? OS कंसनट्रेटेड H2SO4 में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि H2SO4 वुड लेड टू प्रेसिपिटेट ऑफ केटायन ऑफ ग्रुप 5 एज देयर सल्फाइड। ग्रुप 5 के केटायन जो है, ग्रुप 5 के केटायन कौन है, तो यहाँ देखो ग्रुप 5 के केटायन कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम, उसका सल्फेट बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो पहले से प्रेसिपिटेट बना देगा ग्रुप 5 आए उससे पहले, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड में भी OS नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गाइज इसी के बेस है कि कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल होता है, उसके रिएजेंट कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको दिख रहा है, ये टेबल पूरा लर्न होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप 0, उसका ग्रुप रिएजेंट कौन है? नो, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। हम क्या करते कि सॉल्ट सॉल्यूशन में NaOH ऐड करते, अगर एमोनिकल स्मेल आ रही, एमोनिया की स्मेल, तो NH4 प्लस केटायन प्रेजेंट है, ये ग्रुप 0 का हो गया, ठीक है। सेम दूसरा कि ग्रुप 1 जिसको सिल्वर ग्रुप भी कहते हैं, बराबर, उसमें सिल्वर होता है Ag प्लस और Pb2 प्लस, आपके सिलेबस में Pb2 प्लस है, तो उसका रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl, आप OH प्लस डाइल्यूट HCl करोगे तो HCl डाला ताकि PbCl2 बनेगा, PbCl2 के PPT आपको मिलेंगे जो वाइट कलर के PPT बनते हैं, तो क्लोराइड फॉर्म में PPT होंगे, फॉर्म ऑफ PPT क्या लिखा, क्लोराइड, मतलब कि PbCl2। नेक्स्ट ग्रुप 2 कॉपर ग्रुप है, उसमें कौन से मिल, उसमें जैसे OH प्लस डाइल्यूट HCl प्लस उसमें ऐड कर देंगे H2S गैस या तो H2S सॉल्यूशन, तो Pb तो पहले ही मिल जाता अगर होता तो कॉपर मिलेगा, इसलिए कॉपर का ग्रुप कहा है इसको, और वो H2S डालने की वजह से सल्फाइड फॉर्म में, यानी कि CuS के ब्लैक पीपीटीज मिलेंगे, CuS के ब्लैक पीपीटीज मिलेंगे। देन नेक्स्ट ग्रुप 3 को बोलते हैं आयरन ग्रुप, अब नई टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें OH प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड, ये उसके रेडिकल, इसके रिएजेंट हुए, बराबर। देन उसमें कैटायन कौन हो सकते हैं, Fe3 प्लस Al3 प्लस, तो ग्रुप 3 में दोनों 3 प्लस है, ऐसे याद रखेंगे, और हाइड्रोक्साइड ऐड किया है इसलिए उसके प्रेसिपिटेट का फॉर्म हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि FeOH ट्राइज AlOH ट्राइज होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रुप 4 में क्या ऐड करेंगे, ग्रुप 3 का जो है अगर पीपीटी नहीं मिला तो NH4OH प्लस NH4Cl ऐड किया हुआ है, उसी में H2S गैस ऐड कर देंगे, तो अगर H2S ऐड किया तो सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलेंगे, अगर निकल मैंगनीज जिंक या कोबाल्ट होगा ग्रुप 4 के रेडिकल तो ब्लैक पीपीटीज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। पीपीटीज का भी अलग अलग कलर होगा, यहाँ मैंगनीज निकल के केस में, ठीक है, कोबाल्ट के केस में। देन हम ग्रुप 5 का डिस्कस करें, ग्रुप 5 में क्या करना है, ऊपर का यानी कि ग्रुप 3 का रिएजेंट एज इट इज रखना है, यानी कि नई टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम क्लोराइड ऐड किया, प्लस उसमें ऐड करना है एमोनियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ऐड किया ताकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्म कौन सा मिलेगा, कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट,
इसी में से कोई होगा तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। और ग्रुप 6 का कोई रिएजेंट नहीं है, अल्कली ग्रुप ऐसा लिखा, और वो है मैग्नीशियम। ग्रुप 6 का कैटायन है मैग्नीशियम। हकीकत में ग्रुप 6 का कैसे कंफर्म करते हैं, जब कुछ नहीं मिला तो ऊपर का जो चीज़ है यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड नई टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें ऐड करोगे आप सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या ऐड करोगे? NaH Na2HPO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या तो एमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करोगे तो फॉस्फेट के फॉर्म में आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत डेप्थ में गए हैं, लेवल में, ये लेवल वाले क्वेश्चन है। वाई इज द एसेंशियल to add dilute HCl before proceeding to the test for the basic radical of group 2। ग्रुप 1 का हम करते हैं तो HCl ऐड करते हैं, ग्रुप 2 का करते हैं तो उसमें HCl ऐड करते हैं प्लस H2S करते हैं। तो H2S ऐड करने से पहले HCl क्यों ऐड करना जरूरी है ग्रुप 2 के लिए? तो बताया कि डाइल्यूट HCl जो है, डाइल्यूट HCl increase the concentration of H plus ion in the solution and the suppress the dissociation of H2S। HCl डाला ताकि H2S डिसोशिएट ना हो जाए, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करके। एज ए रिजल्ट विच this sulfide ion concentration is sufficient only to exceed the solubility product of the sulfides of group 2। ग्रुप 2 के जो भी सल्फाइड बनेंगे जैसे कि CuS बना, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP बढ़ाएगा, कम करेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम करेगा ताकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, since the solubility product for sulfide of group 3 and 4 cation are very high, those cation are not precipitated out under above condition। यानी कि ग्रुप 3 में HCl आप ऐड करो ताकि कॉमन आयन इफेक्ट से H2S कम डिकम्पोज होगा, तो जो सल्फाइड बनेगा वो वही सल्फाइड बनेगा जो इजीली उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम हो, वही बनेगा ताकि प्रेसिपिटेट दिखे। बाकी सल्फाइड के फॉर्म में तो ग्रुप 3 और 4 के कैटायन भी प्रेसिपिटेट हो सकते थे, अगर उसको ज़्यादा सल्फाइड दिया तो ग्रुप 2 में आपको ग्रुप 3 4 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ ऐसा किया जाता है। आगे देखें और ज़्यादा समझ में आएगा। वाई इज एसेंशियल टू बॉयल ऑफ H2S गैस बिफोर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटाइन ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 के कैटाइन Fe3+ एंड एल्यूमिनियम 3+, उसका प्रेसिपिटेशन करने से पहले हम थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड करके H2S जो पास किया हुआ था उसको रिमूव क्यों कर देते हैं? तो बिफोर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप कैटायन द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ concentrated नाइट्रिक एसिड। तो H2S is not boil off before adding nitric acid, then what happen would react with HNO3। HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये HNO3 है, HNO लिखा हो, and would be oxidized to colloidal sulfur which would interferes with this further analysis। Moreover, the presence of dissolved H2S would precipitate radical of group 4 in group 3। भाई खास बात ये है कि ग्रुप 3 का हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें सल्फाइड रहा, S- रहा, तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप 4 का रेडिकल है उसके सल्फाइड बना देगा, यानी कि ग्रुप 3 में ग्रुप 4 का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो प्रेसिपिटेट मिलेगा, बट मिलेगा काफ़ी मिलेगा, लगेगा कि ग्रुप 3 है लेकिन होगा ग्रुप 4 अगर सल्फाइड नहीं रिमूव किया तो। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सल्फाइड अगर पड़ा रहा तो वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके वो सल्फर के फॉर्म में कन्वर्ट, अगर पड़ा रहा H2S तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बन जाएगा और सल्फर जो है वो फर्दर रिएक्शन में इंटरफियर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट, वाई इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन बॉयल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्यों बॉयल करते हैं OH को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ? तो पहला रीज़न तो आपने देखा कि H2S को बॉयल अप करके रिमूव करने के लिए। दूसरा HNO3 डालने का और क्या रीज़न है? तो इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड जो फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस इज नॉट कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई solubility प्रोडक्ट।
तो फॉर दिस रीजन Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज टू Fe+3 salt by boiling with concentrated HNO3 before adding NH4Cl and NH4OH. Otherwise Fe2 plus would not be completely precipitated in group 3. क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ आया तो देखो इधर होता क्या है कि शुरू में सॉल्ट में होता है Fe2 प्लस होता है जो कि NH4Cl की प्रेजेंस में वो Fe3 प्लस नहीं बनता, और Fe3 प्लस नहीं बनता तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। इसलिए हम HNO3 ऐड करके Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करते, ऑक्सीडाइज करते। अब Fe3 प्लस बना है तो वो तुरंत ग्रुप 3 के प्रेसिपिटेट देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एमोनियम क्लोराइड एडेड अलॉन्ग विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड इन ग्रुप 3 टेस्ट। ग्रुप 3 की जब टेस्ट करते हो तो एमोनियम क्लोराइड ऐड करना क्यों जरूरी है? सिर्फ हाइड्रोक्साइड ऐड करके FeOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते, AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते? क्या रीजन है? NH4Cl हम क्यों ऐड करते हैं? तो उसका रीजन है, इज डन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का अगर हाई कंसंट्रेशन हो गया तो ग्रुप 3 की जगह ग्रुप 4, 5, 6 के केटायन भी हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। कहाँ? ग्रुप 3 में। इसीलिए हाइड्रोक्साइड को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए वी एड द सप्रेसिंग द आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट वी एड एमोनियम क्लोराइड। ठीक है। व्हाट इज ब्लू लेक? एल्यूमिनियम की कन्फर्मेटरी की बात हो रही है। ब्लू लेक लेक टेस्ट बोलते हैं इसको। अब थोड़ा पढ़ोगे तो समझ आएगा कि ब्लू लेक फॉर्म होता है, एक सरफेस केमिस्ट्री के बात है। तो ब्लू पार्टिकल्स, ब्लू लिटमस एडजॉर्ब ऑन वाइट पीपीटीज ऑफ AlOH थ्राइस फ्लोटिंग इन कलरलेस सॉल्यूशन। भाई ब्लू लेक क्या है? तो जब एल्यूमिनियम अगर प्रेजेंट हो ग्रुप 3 का तो उसकी कन्फर्मेटरी करते हैं कि उसमें ऐड करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा एल्यूमिनियम के पार्टिकल के ऊपर, और बाकी कलरलेस लिक्विड में ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स तैरते हुए, फ्लोट करते हुए देखेंगे। इसको बोलते हैं ब्लू लेक, लेक टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड इज क्वाइट एसेंशियल बिफोर द एडिंग ऑफ एमोनियम कार्बोनेट इन ग्रुप 5, एक्सप्लेन वाई। सेम यहाँ ग्रुप 5 में भी एमोनियम क्लोराइड पहले ऐड करना जरूरी है। क्यों? एमोनियम कार्बोनेट ऐड करने से पहले एमोनियम क्लोराइड ऐड करना जरूरी है, उसका क्या रीजन है? तो एमोनियम क्लोराइड सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम कार्बोनेट ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। सेम थिंग यहाँ पर है कि एमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम कार्बोनेट जो है, एमोनियम क्लोराइड सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम कार्बोनेट ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन कौन है दोनों में? एमोनियम, 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 तीनों में बराबर। इसलिए इसको ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा फायदा कि विच रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड कार्बोनेट आयन, so the ionic product does not exceed the solubility product of MgOH twice or MgCO3, therefore they are not precipitated during the analysis of group 5। नहीं तो क्या होगा, अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो हम टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 4 की, टेस्ट कर रहे ग्रुप 5 की, और उसमें ग्रुप 6 का केटायन जो है मैग्नीशियम वो प्रेसिपिटेट दे देगा। तो वो रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक दो क्वेश्चन और है, टोटल 76 क्वेश्चन है। वाई आर द ग्रुप 5 केटाइन टेस्टेड इन ऑर्डर टू बेरियम स्ट्रोंशियम? ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एक ऑर्डर रहता है। अब ग्रुप 5 मिल गया, दैट इज़ नॉट इनफ। ग्रुप 5 मिलने के बाद उसकी टेस्ट जो करते हैं उसमें पहले बेरियम की टेस्ट करो, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद कैल्शियम की करो। कैल्शियम की टेस्ट पहले नहीं कर सकते। ये ऑर्डर को फॉलो करने के पीछे क्या कारण है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो रीज़न ये है कि टेस्ट ऑफ स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम गिवन बाय बेरियम, जो स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम जो टेस्ट देते हैं वो बेरियम भी देता है, और कैल्शियम सिमिलरली टेस्ट ऑफ कैल्शियम आर गिवन बाय स्ट्रोंशियम, और कैल्शियम जो टेस्ट देता है वो स्ट्रोंशियम भी देता है।
तो सब रेडिकल एक दूसरे के टेस्ट देते हैं। तो देयरफॉर बिफोर कन्फर्मिंग स्ट्रोंशियम वी हैव टू शो एब्सेंस ऑफ बेरियम, एंड बिफोर कैल्शियम वी हैव टू शो एब्सेंस ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम लास्ट में किया जाता है कंफर्म, इससे पहले बेरियम और स्ट्रोंशियम को एब्सेंट साबित करो, उसके बाद बेरियम की टेस्ट, कैल्शियम की टेस्ट की जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ एमोनियम कार्बोनेट इन द ग्रुप 5, वाई, एक्सप्लेन। हम एमोनियम कार्बोनेट क्यों यूज़ करते हैं ग्रुप 5 में, सोडियम कार्बोनेट क्यों नहीं, ताकि स्मेल भी ना आए, फायदा रहे, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो आगे पड़ा वही रीज़न कि सोडियम कार्बोनेट मोर आयोनाइज होगा, तो ज़्यादा कार्बोनेट आयन की वजह से अपने को चाहिए ग्रुप 5 का टेस्ट, और मिल जाएगा ग्रुप 6 का, मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो ये रोकने के लिए, यानी कि मैं प्रॉपर यहाँ जो लिखा है वही चीज़ पढ़ के दिखाऊँ कि सोडियम कार्बोनेट इज हाईली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट which produce very high concentration of carbonate ion. As a result, ionic product of magnesium carbonate may exceed it Ksp, और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सीड इट Ksp का मतलब क्या है कि आयोनिक प्रोडक्ट Ksp हो जाएंगे, यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएंगी, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएंगी तो मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा हो, Ksp एक याद रखो कि Ksp की वैल्यू जितनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ये के एस पी की वैल्यू को क्या करता है, ये के एस पी की वैल्यू को कम कर देता है। इट में गेट प्रेसिपिटेटेड अलोंग विद द रेडिकल ऑफ ग्रुप 5, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसलिए कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करने के लिए हम एमोनियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट नहीं। कैन बी यूज एमोनियम सल्फेट इन प्लेस ऑफ एमोनियम क्लोराइड इन प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3 केटाइन। ग्रुप 3 में हम एमोनियम क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो वहाँ क्लोराइड वाला जो है उसकी जगह हम एमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं क्या, तो नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सल्फेट कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट वुड प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 5 रेडिकल एज देयर सल्फेट। आगे भी देखा कि ग्रुप 5 के रेडिकल कौन है, तो वही ग्रुप 5 के रेडिकल है सेकंड ग्रुप वाले, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, वो सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दैट्स वाई। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 76, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वाई डज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 केप्ट इन बॉटल टर्न येलो इन कलर। ये भी जानने जैसी चीज़ है कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 कलरलेस होता है, एकदम पानी जैसा कलर। अब उसको बोतल में भर के रखा है लैब में लॉन्ग टाइम, तो वो येलो कलर का क्यों हो जाता है पड़े पड़े, तो उसका रीज़न है दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO by decomposition of HNO3 which further oxidized to NO2, and yellow color is due to the NO2। HNO3 पड़ा पड़ा NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वो NO2, तो NO2 का रेडिश ब्राउन कलर है, बट वह जब डिजोल्व होता है तो येलोइश कलर देता है, दैट्स वाई नाइट्रिक एसिड येलो कलर का हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और फिर मिलेंगे नए वाइवा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल, और जो सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपके इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।